वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। काफी समय से भाई सेक्शन सी ऑफ पेपर 3 और पेपर 4 5 बाकी था, तो मैंने सोचा फटाफट से जल्द कोशिश करते सेक्शन सी के डाल दें सेक्शंस। वैसे बहुत सारे जन को पास मिल गया होगा, बट ठीक है यार, हमें बाकी था तो हम लोग डाल देते हैं फटाफट। सेक्शन सी डी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं 4 5 भी कंप्लीट करके। और मेरा प्लानिंग है मैथ्स के हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने का, जो कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द अप्लाई करें ये सारे पेपर्स। कोशिश खत्म हो नहीं रही है, बट कोशिश पूरी है कि देखो मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज, जो भी हमारा 27 डेट है, तो 5 5 मार्च तक सारा कंप्लीट करके 5 मार्च से लेके, या 5 या मैं बोल सकता हूँ 6 मार्च से लेके नियरली अबाउट गिन लो 26 यानी 28 से पहले पहले सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन कर दें, या उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेंटी मैराथन जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मैथ्स और साइंस का, वो रोज डेली हम लोग 10 बजे कर रहे हैं। कभी कभार हो जाता है कि नहीं करते, बट मैक्सिमम प्लानिंग रहता है कि डेली करने का रहता है 10 बजे। तो बी प्रेजेंट। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, पेपर 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग केमिकल इक्वेशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वो समझो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड या दो कंपाउंड में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स बोथ रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, यानी दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपलेस्ट डेरिवेशन हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारे दे सकते हैं। और एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस under suitable condition. Combination reaction involves the formation of new bonds and this process releases a large amount of energy. इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, जैसे कि सपोज CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस हीट एनर्जी। भाई एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है। देखो दो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बोल सकता हूं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रिएक्ट करते हैं और बोल फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, दैट इज लाइमस्टोन वी कैन से। और हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो वही सारे हैं। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट टेक्स ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई गिव्स xy, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। देन एग्जांपल्स में हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बाय कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, Ca प्लस O2 गिव्स CaO। यहाँ पे भी हीट एनर्जी हम लोग इवोल्यूशन बता सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज N2 प्लस 3H2 गिव्स दिस। और ये वाला जो मैंने बताया था वो भी आप कर सकते हो, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस हीट। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना हो कभी तो ये चीज भी आप शो कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो समझ में आता है या कहीं कंफ्यूजन भी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दो, बट भाई कमेंट जरूर करो। अच्छा लग रहा है तो भी ठीक, नहीं लग रहा है तो भी ठीक, ताकि हम लोग आगे इंप्रूव करें। अभी राइट नाउ 10th स्टैंडर्ड के फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग को फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपके कुछ भाई ब्रदर सब कुछ होंगे, तो उनको भी आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग फिर उनके लिए तो सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाउ इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कैरिड आउट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम है, सोडियम है। क्लियर, ये एक्टिविटी सीरीज का है, तो उसके बेस पे हम लोग चल सकते हैं। तो सबसे ऊपर पोटेशियम सोडियम जो आते हैं उनके लिए टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो तुरंत किसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि भाई शायद रिएक्ट, जैसे आप सोडियम और पोटेशियम, सोडियम की बात करें तो उसको पानी में डालो तो भी रिएक्ट कर जाता है, उसको अंडर कैरोसिन रखना पड़ता है, हवा में भी नहीं रख सकते, तो दैट इज इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। दे कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, सिर्फ कार्बन के साथ हीट करने से नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वो सिर्फ कार्बन के साथ हीट करने से, जैसे नॉर्मली दूसरे के अंदर करते हैं, वैसे नहीं कर सकते आप लोग। तो दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स आर मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन या उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। बाकी सब मेटल्स में क्या होता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना के वो रिड्यूस हो जाते हैं और प्योर फॉर्म में हमको अवेलेबल मिल जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है,
क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो टू रिड्यूस या टू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बेस पे हम लोग उन मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, जो भी मेटल्स है वो कैथोड पे डिपोजिट हो जाते हैं, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, whereas क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। मोल्टन क्लोराइड फॉर्म में अगर है, जैसे NaCl में मान लू सोडियम क्लोराइड, रुको मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं। NaCl को अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस, ये दो कंपाउंड अलग अलग फॉर्म है। Na प्लस जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड के ऊपर जाके वो रिएक्ट करेंगे, और क्लोरीन गैस जो है एनोड साइड में रिलीज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ दे आर सेपरेटेड, अदरवाइज इट इज बिट डिफिकल्ट टू डू सो, यानी उसको फिर मुश्किल है। So the reaction are at cathode Na plus electron gives Na, at anode chlorine minus Cl2 gives 2E minus, यानी क्लोरीन आपका जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो एक्स्ट्रा दे देता है। Similarly, aluminum is obtained by the electrolytic reduction of aluminum oxide. This is how the elements in the top of the activity series, the reactivity series, can be extracted from their ores, or we can say from chloride compounds. इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, लिखने होंगे। अलॉय, अलॉय क्या होता है? पहले अलॉय जो है मेटल्स, एक तो मेटल प्लस मेटल हो सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बी मेटल प्लस नॉन मेटल एज वेल, ठीक है। मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अलॉय की जरूरत क्यों होती है? जैसे मैं मान लो आयन है, ठीक है, आयन को अगर मैं यूज कर रहा हूं, आयन को मैं बर्तन वगैरह में किसी में भी यूज करता हूं, तो आयन कोरोजन की वजह से, रस्टिंग की वजह से वो हमारे लिए रेगुलर यूज में सही नहीं होता है। इट मे गेट रस्ट, बार बार भाई जंग लग जाएगा, बहुत बार हो जाएगा। बट अगर मैं इसका अलॉय बना दूं, आयन का अलॉय, दैट इज वी कैन से स्टेनलेस स्टील, आपने सुना होगा और यूज भी करते हैं, सुना क्या होगा, यूज करते ही होंगे, जिसके अंदर क्रोमियम, निकल और ये सब ऐड करके ये एक अलॉय बना दिया जाता है ताकि उसको रस्टिंग ना लगे। आप देखो आपकी स्टील की बर्तन जो भी है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उनके ऊपर रस्टिंग बहुत 0%, हाँ कहीं से वो नॉर्मली थोड़ा बहुत ज्यादा आगे जाके बहुत रेगुलर यूज हो रहा है और लगता है तो दैट इज ओके, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई अलॉय इज हेल्पफुल। ड्यूरेबिलिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। सो वी कैन राइट a homogeneous mixture of two or more metals or metal and non-metals in a fixed proportion is called alloy, ठीक है। all the properties of alloy are totally different from the constituent used in it, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज है alloy की, उसके अंदर जो यूज किए हुए हैं, चाहे वो मैंने आयन यूज किया हो, निकल या क्रोमियम, उन सब के कंपैरिजन में उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। alloy helps the metals to resist the corrosion, सही बात मैंने अभी बताया आपको, and thereby the metals can be used for long time, इसीलिए metals को long time तक यूज कर सकते हैं। the time for corrosion of metal is also get reduced due to alloys, और alloys की वजह से corrosion लगने में जो टाइम, मैंने बोला ना कि बहुत टाइम यूज करने के बाद शायद corrosion आ सकता है, मना नहीं कर रहा, बट इट इज फॉर रेगुलर यूज और लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आ सकता है। the method of applying alloy to a metal surface is called as alloying, applying alloy मतलब कोई कोई क्या होता है, मेटल्स के ऊपर एक अलॉय की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे कि पानी चढ़ा देना, हम लोग बोलते हैं ना, गोल्ड सिल्वर के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अलॉइंग, मतलब ऊपर से खाली उस लेयर को, एक पतली सी लेयर को अलॉइंग कर देते हैं, अंदर प्योर वही रहता है, बट ऊपर की लेयर को अलॉय कर दो तो भी तकलीफ नहीं है। Alloy is one of the methods to prevent corrosion of metals. Different alloys are used for different purposes. The fixed proportion of metals makes the alloy corrosion resistant and hence they do not get corroded. Even they are made up of metals. Examples: brass is an alloy made up of copper and zinc. Bronze is an alloy made up of copper 90% and tin 10%. Stainless steel is an alloy made up of iron, carbon, chromium. Clear? सो दिस इज ऑल अबाउट अलॉय। आप बहुत कुछ लिख सकते हो उसमें, आप ड्यूरेबिलिटी भी डाल सकते हो, टफनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ वगैरह बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, यू कैन ऐड मेनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन विथ फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन जो एक डेलिकेट ऑर्गन है, बट ऑब्वियस हमारी पूरी बॉडी ह्यूमन ब्रेन
ब्रेन डेड जो हो जाते हैं तो इट्स बिट डिफिकल्ट के वापस नॉर्मली आ जाएं। सो ब्रेन इज दी, और वो पूरा पूरा स्कल्स के अंदर हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी बोलते हैं ना, उसके अंदर फिट है ताकि प्रोटेक्शन कवरिंग हो सके। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerve arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात, बट हमें बताना है ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड, मतलब मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन पीछे की तरफ, छोटा दिमाग बोलते हैं ना, हिंड ब्रेन छोटा दिमाग, ठीक है। सो ऑल अबाउट फोर ब्रेन के अंदर इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। जो भी सोचना है, सुनना है, टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो फोर ब्रेन के अंदर आ जाता है, वो सारा काम फोर ब्रेन का है। सेरेब्रम जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज द फंक्शन इज, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, हियरिंग, स्मेलिंग, साइट एंड सो ऑन, स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी, वो भी सारा फोर ब्रेन में होता है, रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। यहां पे सिर्फ मैं 3 मार्क्स के अंदर था इसलिए डायग्राम नहीं बना रहा, and it is not required because we can explain the brain and with the other parts, उसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। then it is the central associated with hunger, आपको भूख लग रही है, वो भी फोर ब्रेन को इंडिकेशन जाता है कि हाँ भाई भूख लग रही है, खाना खा लो, या चूहे कूद रहे हैं, तो दैट इज हाउ इट रिएक्ट्स। then mid brain, many of the involuntary actions are controlled by mid brain and hind brain, ठीक है, from which involuntary actions such as pupil size, reflex movements, breathing, heartbeat, etc. is controlled by midbrain. Okay, hindbrain, it has three parts, cerebellum, control posture, balance, यानी आप अच्छे से चल पा रहे हो, बैलेंसिंग बना पा रहे हो, तो that is because of your hindbrain, यानी cerebellum। आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो, पता है आप भाई जो पीते हैं अल्कोहल, दारू वारू पी लेते हैं, जो भी लिकर, वी कैन से इथेनॉल जो भी है वो पीते हैं, तो पता है वो स्ट्रेट नहीं चल पाते, व्हाई? बिकॉज देयर कॉन्शियस माइंड, सेरेबेलम उनके रेंज में नहीं है, इट गोज अवे फ्रॉम देम, सो वो पोस्चर उनका जो स्ट्रेट चलने का पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, तो दैट्स व्हाई control posture, balancing while walking, precision voluntary actions such as walking in a straight line and all, that is cerebellum. Medulla controls involuntary actions such as blood pressure, salivation and vomiting. Pons, involuntary actions of respiration, जो सांस लेते हैं वो सब पोन्स के अंदर आता है, तो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस एंड देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर, देखो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं, in different parts the number of petals, sepals, stamen and pistil can vary. The presence of these parts differentiate the flower into complete or incomplete. Apart from this, a flower includes the reproductive parts, stamen and pistil. फ्लावर में है ओनली फीमेल पार्ट्स और ओनली मेल पार्ट्स और बोथ, देखो जिनके पास मेल और फीमेल है, क्लियर, और या दो है, ठीक है, सो यूनिसेक्सुअल प्लांट, इट इज नॉन ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल, ओनली मेल और ओनली फीमेल पार्ट इज देयर, और बाइसेक्सुअल में मींस बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज नोन एज, तो ये टाइप मैंने लिखा नहीं बट इट इज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। नाउ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: स्टेमन, this is the male reproductive organ and is also known as androecium. It consists of two parts named anthers and filament. पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और फिलामेंट, आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर्स लेट मी शो यू लेटर ऑन, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, ये भूलना नहीं है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये डिवीजन मैंने शायद इधर मेंशन ही किया, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट। The anther is yellowish sac-like structure involved in producing and storing the pollen grains. जो एंथर जो है येलोइश कलर का सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और उसको वो स्टोर करके रखता है, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट इज यूज्ड। द फिलामेंट इज द स्लेंडर थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट व्हिच फंक्शंस बाय सपोर्टिंग द एंथर। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ ट्यूब्स बनी रहती है, आप लेट मी शो यू, आगे फिगर में मैंने दिया हुआ है, बट फिर भी जैसे ये चीज है, ये तो सपोज फीमेल पार्ट हो गया, इसके साथ इस तरह से फिलामेंट्स लगते हैं, और यहाँ पे दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे ये फिलामेंट है जो
एंथर को सपोर्ट करता है, मींस एंड एंथर कंसिस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। देन दूसरे आ जाते हैं अपने फीमेल पार्ट्स, दैट इज पिस्टिल। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर which comprises three parts: stigma, style and ovary. This is collectively known as pistil. Stigma, it is the topmost part of the receptive tip of carpel in the gymnoecium होना चाहिए, gymnoecium of a flower. Stigma जो topmost part है जहां पे pollen grains जो टच होते हैं, क्लियर। जैसे कि ये ट्यूब है, मैं बता दूं जस्ट, इफ इट इज अ ट्यूब, ऐसा कुछ ट्यूब बना हुआ है, तो दिस इज स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके चिपक जाते हैं और फिर बाद में धीमे धीमे पोलन ट्यूब ग्रो होके ओवरी में जाके रिएक्ट फर्टिलाइज होते हैं, दैट इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। वो टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड द ओवरी। Ovary, it is the ductless reproductive gland that holds a lot of ovule. It is the part of the plant where the seeds formation takes place. देखो फ्लावर बता देता हूं मैं, इतनी देर फ्लावर नहीं दिख रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, मुझे पहले फ्लावर रखना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम। सी, अब आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये येलो पार्ट दिख रहा है ना, इट इज नोन एज एंथर। देखो यहाँ पे मैंने एंथर नाम दिया हुआ है। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स अगर उड़ते हैं और सेम फ्लावर में आ जाता है, नो, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये पोलन ग्रेन्स उड़कर दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये वाले सारे जो है मेल पार्ट है, दिस इज मेल पार्ट। और ये बीच में आपको दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पूरा जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, ये फीमेल पार्ट है, दैट इज नोन एज पिस्टिल। और ये मेल पार्ट है, दैट इज नोन एज स्टेमन, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे स्टिग्मा, यहाँ पे आता है। अगर पोलन, सपोज एनी हाउ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे टच हो जाता है या स्टिक हो जाता है, तो पोलन ट्यूब आएगा और ओवरी के साथ फर्टिलाइज होके वो ओव्यूल वगैरह में कन्वर्ट होके फ्रूट बन जाता है। So this is how all reproductive part of flower looks like, and it helps accordingly. Explain the menstrual cycle. It is mostly in the female. Clear? It takes every month, once in every month, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से twice, and it depends on that problematic conditions. बाकी ovaries जो है, every time it releases an egg. Both the ovaries it releases an every time, 1 month में एक बार वो eggs release करते हैं। यूटेरस जो है वो प्रिपेयर्ड रहता है कि मुझे एक एग मिलने वाला है, फर्टिलाइज्ड एग, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करता है। बट व्हेन दैट फर्टिलाइज्ड एग इज नॉट फर्टिलाइज, मतलब जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो जो फर्टिलाइज एग नहीं हुआ है उसको आपको एग्जिट करवाना पड़ता है, इट गोज अवे विद द ब्लीडिंग एंड ऑल। सो दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमेन्स बॉडी is vulnerable to variety of changes. The cycle of this change occur in women every month. Positively for pregnancy is called menstrual cycle. When an ovum is unfertilized, the uterus lining shades and leads to hemorrhage called menstruation. ठीक है, hemorrhage in sense blood release करता है, that is known as menstruation. In a girl, menstruation starts from the age of 10 to 15 when she attends puberty. Puberty के time पे, and this begins known as menarche. जब वो begin होता है तब menarche बोलते हैं, और जब end हो जाता है at the age of 45-50, then it is known as menopause. The ending of menstruation is known as menopause, which takes place at the age range of 50. The first day of bleeding is marked as the first day of a menstrual cycle, and period from one menstrual cycle to another can vary from 28 to 30 days. ये 28 से 30 दिन का पीरियड रहता है। Before discussing the different phases of menstrual cycle, it is important to have a glimpse of the female reproductive system and organs involved in this cycle. ठीक है, वो चीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैं इसको कट कर देता हूँ। बट ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसके बारे में आप डिटेल बोल सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना था कि ओवरी points it is not mentioned which I should mention here कि ovary releases the egg every time, ठीक है, जो मैंने बताया था every time, and uterus prepare itself for that, but fertilization नहीं होता। but if egg is not fertilized, अगर फर्टिलाइज नहीं है, then it is released here, released through vagina as the bleeding, through vagina as a
मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन या वो रिलीज हो जाता है। ये एक पॉइंट आप मेंशन जरूर कर दें। देखो यहाँ पे वैसे मैंने लिखा भी है, मैंने सोचा नहीं लिखा है, बट ये पूरा डिटेल है कि द पेयर ऑफ ओवरीज दैट स्टोर नरिश एंड रिलीज ओवा यूटेरस वोम द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस एंड द फोइटस डेवलप। ये जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना था, तो वो जो वो वाला पार्ट है इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है, वो चीज मेंशन की है मैंने, but it is not required. The count of ovum in each ovary is decided and fixed before the birth of a girl. As she reaches puberty, hormone stimulates the development and release one ovum per month. This continues till menopause. ये थोड़ा सा ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। So this is what you can write in menstrual cycle. What is refraction of light? Write the laws of refraction. भाई बहुत इजी है, 3 मार्क्स में पूछा है, बहुत बढ़िया। Refraction, the phenomena of change in direction of light when it passes from one transparent medium to another is called refraction. भाई डायरेक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन मीडियम है, यहां से अगर लाइट आ रही है तो वो अगर रेयर मीडियम से आ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर डेंसर मीडियम से आ रहा है तो टूवर्ड्स, मतलब रेयर से आ रहा है तो टूवर्ड द नॉर्मल, अवर्स फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से रिफ्लेक्शन मींस इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the refractive interface of a two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane. इसमें एक डायग्राम होना चाहिए, which let me draw here. मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ इस तरह से। सपोज ये लेयर है, दिस इज रेयर मीडियम मैं मान लेता हूँ, दिस इज डेंसर मीडियम वी कैन कंसिडर, एंड इफ अ लाइन कम, इंसिडेंट लाइन आता है एंड दिस इज नॉर्मल, तो इट विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, दिस इज नोन एज, और यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपका जो है सारी के सारी रेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द प्लेन आर इन द सेम प्लेन। तो कोई रेस भाई करना पड़ेगा। The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of the given color and for the given pair of media. The law is known as Snell's law of refraction. If I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, then mu12 equals to sine I upon sine R. That is, this constant value is called the refractive index of second medium with respect to first. अच्छा, mu12 है वो, mu12 नहीं आना चाहिए, mu12 2 1 होता तो रिफ्रेक्ट वो हो जाता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट बाई म्यू तो लिखते नहीं है, तो n2 1 इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, पीछे वाले का विद रिस्पेक्ट में आता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है भाई किसी न किसी को। An object is placed at 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. ये कॉनकेव मिरर है, डायग्राम जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बना रहा हूं। उसके आगे भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, मान लो ए बी 27 मीटर, देखो तो यहाँ पे यू हो गया -27 मीटर सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी आपकी हो गई -18 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई फोकल लेंथ भी इस तरफ ही आएगा, इधर एफ आएगा, दैट इज यहाँ पे आपका हो गया -18, यानी फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू -18 सेंटीमीटर, और यू आपका हो गया -27 सेंटीमीटर। स्क्रीन कितनी दूरी पे, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, v कितना होगा, और मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, तो ये 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f मीन्स -1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27, तो v इक्वल्स टू -27 प्लस 18, अब सॉरी एलसीएम थोड़ा सा बड़ा नहीं लेते, 9 2 जा 9 3 जा होता है, तो छोटा सा एलसीएम में काम हो जाता है, तो क्यों इतना बड़ा एलसीएम ले हम लोग, है ना, थोड़ी सी। दिस इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 अपॉन 18 3 जा, दैट इज 54, तो दैट इज इक्वल्स टू -1/54। तो v मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑप्टेन शार्प इमेज ऑप्टेन करना होगा, v इज इक्वल्स टू, ये 1/v था, तो v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। Therefore, screen should be placed 54 centimeter from the mirror
in front of the mirror, 54 centimeter in front of the mirror. You can write 54 centimeter in front of the mirror, front of the mirror. शायद मेरे पीछे नहीं दिखेगा बट वो स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया. यू माइट बी अवेयर, ये आपको ध्यान होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर. बहुत सारे मेरिट्स बहुत सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं. इट इज नॉट सच केस. फर्स्ट, पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस. एवरी यूनिट दैट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज. ये उसका मेरिट है. क्लियर. It becomes easy to connect or disconnect a new element without affecting the working of the other elements. But obvious दूसरे elements को नुकसान पहुंचा या दूसरे apparatus को या दूसरे devices को कुछ भी किए बिना बंद. बाकी अगर सीरीज होता, एक एलिमेंट को निकाला पूरी सर्किट बंद, तो ऐसा इसमें नहीं होता. If any fault happened to the circuit, then also the current is able to pass through the circuit throughout the different paths. But obvious, सपोज मेरा लाइट, घर का पंखा बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरी सारी चीजें बंद हो जाएगी. घर का पंखा बंद हुआ तो बाकी सब तो चलता रहेगा, पंखे को खाली रिप्लेस कर दो भाई. डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ लॉट ऑफ वायर. वी कैन नॉट इंक्रीज और मल्टीप्लाई द वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट. इंक्रीज या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. पैरेलल कनेक्शन फेल्स एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू पास एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द यूनिट. सबके अराउंड में सेम करंट अगर पास करना है पैरेलल सर्किट में, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से बने रहे. जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा. कोशिश पूरी कि आज ही सेक्शन डी भी अपलोड कर दूं. फिर फोर्थ और फिफ्थ के भी सेक्शन सी और डी बाकी है. स्टैंडर्ड मैथ्स के भी पेपर बाकी है. बेसिक के भी एक लास्ट पेपर बाकी, फिफ्थ वाला. कोशिश पूरी है भाई, क्या बोलते हैं ना, तैयारी जोर शोर से है. आप लोग के लिए बहुत कुछ करना है. जल्दी से जल्दी सब खत्म हो गया तो बिफोर 5th ऑफ मार्च हम लोग वन शॉट रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथ स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे. साइंस का भी हो जाए ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से और आप लोग पढ़ सके. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन. मिलते हैं फिर.